हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू बैच संकल्प बैच पे। जितने भी लोग यहाँ पे एक बार सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं, एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? अ वेरी गुड इवनिंग सिद्धार्थ, खन्ना, विद्युत प्रभा, रोशनी। सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, फटाक से ऑडियो वीडियो कंफर्म करो, जिसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट कर सकें। ओके। आज हमारा ट्रांसफॉर्मर का या फिर हम बोले अपने संकल्प बैच का हमारा पहला क्लास है। ठीक है। तो हम लोग पूरी अपनी एक भूमिका देखेंगे कि हम लोग कैसे इस सेशन को लेके चलने वाले हैं। ठीक है। चलिए, पहली बात तो ये कि हमको जिस चीज पे काम करना है वो ये है कि अपने इस सेशन में हमारा जो ये भी बैच चलेगा, इसमें कोई भी ऐसा ना हो कि बहुत लाइटली ले चीजों को, है ना। ओनली सीरियस स्टूडेंट्स आर देयर। जितने भी आप लोग यहाँ पे हो सभी लोग सीरियस स्टूडेंट्स हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो कि सिर्फ टाइम पास करने के लिए यहाँ पे इनरोलमेंट लेके बैठा है। ठीक है ना, मैं ये खुद प्रॉपर वॉच कर रहा हूँ। जितने भी सिंसियर स्टूडेंट्स है वही इस क्लास तक पहुंच पाएंगे। भले वो पढ़ने में होशियार हो या वीक हो, उसकी बात की प्रॉब्लम नहीं है, बस उनका मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ हमको एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक है। तो चलो, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। अपना टारगेट है कि हमको इसको लगभग 8 से 9 दिन में हमको ट्रांसफॉर्मर को कंप्लीट करना है। साथ में आपका जो पैटर्न रहेगा, एक इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट साथ में चलेगा और एक इलेक्ट्रॉनिक्स का चलेगा। ठीक है ना। तो अभी आपका ये इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट है। 9 बजे से आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का कंट्रोल सिस्टम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो एक दिन में दो सब्जेक्ट, एक इलेक्ट्रिकल एक इलेक्ट्रॉनिक्स। 10 दिन में हमारे ऑलमोस्ट, अगर हम 10 दिन देखते हैं, 10 दिन में हमारे पास दो सब्जेक्ट रेडी हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इस 10 दिन में हमको ट्रांसफॉर्मर और कंट्रोल सिस्टम, जो हमारे सब्जेक्ट्स हम लोग लेके चलने वाले हैं, इनको इतना डेप्थ में पढ़ लेना है हमको, इतना अच्छे से पढ़ लेना है हमको कि आगे आने वाले 3 से 4 साल के बीच में अगर आपको कोई रैंडमली एक क्वेश्चन दे दे, आप उसको सॉल्व कर पाए। आप ये ना बोले कि मेरा रिवीजन नहीं हुआ है। अभी आज तो 1 घंटे की क्लास ही रखेंगे, है ना, क्योंकि आज अपना पहला सेशन है, फर्स्ट क्लास है। कुछ लोगों का इनरोलमेंट अभी भी रह गया है, वो मुझे कॉल मैसेज करते जा रहे हैं। वो मैं क्लास के बाद उनसे बात करूंगा। तो आज की क्लास तो बस 1 ही घंटे की रखेंगे, लेकिन कल से अपनी क्लासेस 2 घंटे की कर लेंगे हम लोग। ठीक है ना। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पूरा फोकस ऐसा रखना कि इन 10 दिनों में आपका जो ये वाला पार्ट है ना, ट्रांसफॉर्मर, वो ऐसा हो जाए कि जिंदगी आपके इतिहास में आपके बच्चों को भी अगर कभी ट्रांसफॉर्मर प्रॉब्लम है तो आप बिना नोट्स खोले आप डायरेक्ट उनको बता दो कि इसका आंसर ये होगा, ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं। ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं, है ना। अगर ज्यादा टफ होता तो मैं खुद बोलता कि भाई नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये सब्जेक्ट इतना सिंपल है कि आप एक बार पढ़ के दोबारा रिवीजन नहीं भी करोगे तो काम चलेगा। ठीक है। चलो, तो ज्यादा बातें ना करते हुए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। एक बार ऑडियो वीडियो तो क्लियर है सब कुछ, एक बार कंफर्म तो कर दो, है ना। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना, क्लास स्टार्ट करने के बाद जल्दी से बोल दो हाँ सर ऑडियो वीडियो क्लियर है, बिना पूछे। उससे क्या होगा कि मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा ये सब चीजें डिस्कस करने में। चलो ओके फाइन, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, क्लास में आ जाओ, क्लास स्टार्ट कर। क्या आप लोग को ये स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल है कि नहीं है? आप लोगों को ये स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल है या नहीं, एक बार ये बताना जरा। है प्रॉपरली विजिबल? चलो, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सिलेबस बोलेंगे, हमारा पार्ट क्या हम पढ़ने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मर, राइट। उसका अगर हम सिलेबस की बात करें, है ना, हमारा जो पार्ट है यहाँ पे वो क्या है, ट्रांसफॉर्मर। अगर राइटिंग वगैरह में कुछ भी दिक्कत आती है तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, हमारा ये पार्ट क्या है, ट्रांसफॉर्मर। और अगर हम इसके सिलेबस की बात करते हैं ना, 2 मिनट के लिए अगर हम इसके सिलेबस की डिस्कशन कर भी लें कि क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है यहाँ पे, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा क्या क्या चीजें हमारे पास यहाँ पे कवर होने वाली है इसमें। तो अगर हम बात करते हैं सिलेबस का, ठीक है, तो अगर हम देखें सिलेबस के बारे में, तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे
सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे क्या आने वाला है, जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आएगी वो है हमारे पास यहाँ पे, दैट इज सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, है ना। सबसे पहले तो हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, ये फेज लिखा सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर को मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखूंगा, एक्स बना के मर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर ऐसा आप समझ जाना कि ट्रांसफॉर्मर लिखा है, ठीक है। उसके बाद ये तो हमारा पहला टॉपिक होगा जिसको पढ़ने में ऑलमोस्ट हम लोग 5 से 6 दिन का टाइम लेंगे, ठीक है। सेकंड जो पार्ट हमारा होगा दैट विल बी अवर थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर, ठीक है ना। जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा, सेकंड टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा, वो हमारा होगा थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर। आप लोग चाहें तो साथ में नोट्स बनाते जा सकते हैं, और साथ में इसका पीडीएफ भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा, ठीक है ना। क्लास के बाद इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। और जो थर्ड पार्ट है आपका, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है आपका ऑटो ट्रांसफॉर्म, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। और जो सबसे लास्ट वाला पार्ट हम बोलेंगे, अपने ट्रांसफॉर्मर का ही हम लोग पार्ट बोलेंगे, वो है कुछ स्पेशल कनेक्शंस वगैरह है ना। थ्री फेस में ही आता है वो, तभी मैं उसको अलग से पार्ट देता हूँ। क्या बोला मैंने, कुछ स्पेशल कनेक्शंस है, जैसे स्पॉट कनेक्शन हो गया, है ना, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, स्पेशल कनेक्शंस। तो भाई इतना है आपका ट्रांसफॉर्मर का सिलेबस, ठीक है। और रही बात किस एग्जाम में ये आता है, तो ऐसा कोई एग्जाम आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्क्रीन वाइट नहीं हो सकती है सर। स्क्रीन वाइट चाहिए कि ब्लैक चाहिए, आप लोग बार पहले कंफर्म कर लो यार। ब्लैक में ये रहता ना कि आप लोग को आंखों में ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता, इसलिए मैं ब्लैक लेके चल रहा हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक मिनट दिखाता हूँ भैया, इसका पीडीएफ जो आएगा ना आपका, इसका पीडीएफ आपका ऐसा आएगा, एक मिनट ये देखो, व्हाइट कलर में आएगा। इतना चल जाएगा ना पीडीएफ निकालने में सिद्धार्थ। आपको मैं जो पीडीएफ दूंगा वो व्हाइट कलर में दे दूंगा, ठीक है, चलेगा। अभी लिखने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लिखने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं ब्लैक बोर्ड, जिससे आपकी आंखों में ज्यादा प्रॉब्लम ना जाए। और अगर आप बात पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ आपको व्हाइट कलर में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, अगर आपको प्रिंट आउट निकालने में दिक्कत नहीं जाएगी, चलेगा। चलो, तो मैं अगेन फिर से आता हूं अपने ब्लैक वाले पे, थोड़ा ब्लैक मुझे पसंद भी है तो लिख देता हूँ इसे, ठीक है। तो चलो भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो ज्यादा बात करने की बात है नहीं कि एसएससी जेई में आता है, गेट में आता है, जितने भी एग्जाम हैं आज की डेट में सभी में ट्रांसफॉर्मर का अच्छा खासा वेटेज है। इवन अगर हम मशीन की बात करें तो मशीन में लगभग 25% जो पार्ट है वो ये कवर करता है, ठीक है। चलो, लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट पार्ट, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है ना, कि है, नहीं है ना। हमको अभी बीच में कोई एग्जाम आ जाए तो हमको उसको भी कवर करना पड़ेगा फिर, है ना। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, ओके। तो अगर हम सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, है ना, कि हमारा ट्रांसफॉर्मर होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसके एक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि ये हमारा ट्रांसफॉर्मर एक्चुअली में होता क्या है। बहुत से लोग को बहुत सारी चीजें पता है और बहुत से लोग को बहुत सारी चीजें नहीं पता है, तो एक बार उनका रिवीजन भी हो जाएगा। सबसे पहली बात तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है ना, वो एक मशीन नहीं है ना। ये ट्रांसफॉर्मर मशीन है क्या, कोई बोले अगर आपसे ट्रांसफॉर्मर क्या आपका एक मशीन है, तो आप तुरंत बोलोगे ट्रांसफॉर्मर इज नॉट अ मशीन। मैं यहाँ पे क्रॉस साइन लगा रहा हूँ, इसका मतलब ही क्या है कि ये एक मशीन नहीं है। ट्रांसफॉर्मर इज नॉट अ मशीन, ये एक मशीन नहीं है। क्यों नहीं है मशीन, ट्रांसफॉर्मर को मशीन नहीं बोलेंगे क्योंकि मशीन में क्या होता है, एक आपके पास रोटेटिंग पार्ट्स, मशीन में क्या होना चाहिए, रोटेटिंग बॉडी, रोटेटिंग बॉडी होनी चाहिए कुछ। बट हमारे ट्रांसफॉर्मर में क्या रोटेटिंग बॉडी होती है क्या, नहीं होती है।
हमारे ट्रांसफॉर्मर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, इस वजह से ट्रांसफॉर्मर को मशीन बोलना गलत है। तो ट्रांसफॉर्मर को मोर प्रिसाइज वर्ड क्या कहलाएगा हमारे पास यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक स्टैटिक डिवाइस बोलते हैं। ठीक है ना, हम क्या बोलेंगे ट्रांसफॉर्मर को, स्टैटिक डिवाइस, क्योंकि इसमें कोई भी मोशन नहीं होता, इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट्स नहीं होते, इस वजह से इसका स्टैटिक डिवाइस बोलना ज्यादा सही है, मशीन बोलना गलत है। तो हम इसको मशीन के साथ क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं वो मोर और लेस मशीन के कॉन्सेप्ट से मैच होते हैं, है ना। तो हमको अलग अलग प्रिंसिपल नहीं पढ़ना पड़ता, इसलिए हम इसको ट्रांसफॉर्मर को मशीन सब्जेक्ट के साथ पढ़ते हैं, बट ट्रांसफॉर्मर इज नॉट अ मशीन, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ट्रांसफॉर्मर काम क्या करता है, तो ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है, पावर को ट्रांसमिट करना। कैसे, मैं बताता हूं। जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे कुछ पावर है, दैट इज अबाउट योर 100 वोल्ट एम्पियर पावर, ठीक है। इस पावर को आपको ट्रांसफर करना है कुछ डिस्टेंस में यहां तक, ठीक है। मतलब इतना का पावर यहाँ पे 100 वोल्ट एम्पियर पावर है। तो ये काम आपका कौन करता है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मर। मतलब ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है, पावर को ट्रांसफर करना फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट, एक सर्किट से दूसरे सर्किट तक पावर को ट्रांसफर करना विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 50 हर्ट्ज है, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी है 50 हर्ट्ज है, तो हियर अगेन हमारी जो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, दैट इज ऑल्सो 50 हर्ट्ज। समझ में आया है आप लोगों को कि हमारी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, फ्रीक्वेंसी हमारी सेम होगी, और ये ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है, पावर को ट्रांसफर करना फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। तो अगर आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो यहाँ पे, कैसे लिखोगे, ऐसे लिखना है आप, ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफर पावर from one circuit to another circuit, from one circuit to another circuit without change in frequency। ठीक है, तो हमारा ट्रांसफॉर्मर करता क्या है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हमारा ट्रांसफॉर्मर पावर को ट्रांसफर करता है, पावर होती क्या है, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लीकेशन होता है, लिखे ना, वोल्ट एम्पियर मतलब वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लीकेशन होता है पावर, तो उसको ही ट्रांसमिट करता है। ठीक है ना। एक बात हमको और समझनी है ट्रांसफॉर्मर के बारे में, वो ये है कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है ना, पावर को तो ट्रांसमिट करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमको पता है, हम इस बात से खुश हैं और हमको पता भी है। लेकिन ये बात हमको समझना होगा कि क्या जब वो पावर को ट्रांसमिट करता है तो क्या वोल्टेज और करंट सेम रहते हैं या वो चेंज हो जाते हैं, है ना। तो एक बात आपको समझना है कि ट्रांसफॉर्मर में हम लोग वोल्टेज को अप भी कर सकते हैं तो करंट कम हो जाएगा। आप ये समझो, देखो अगर मान लो यहाँ पे 100 वोल्ट एम्पियर पावर है, यहाँ पे 100 वोल्ट एम्पियर पावर, ठीक है। ऐसा आप एज्यूम कर लो कि यहाँ पे जो वोल्टेज था वो 20 वोल्ट था और करंट यहाँ पे 5 एम्पियर थी। समझ में आई बात। तो 20 बच्चे 100 होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो हमारा ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, ये हमारा सेंडिंग एंड साइड है, तो हमारा रिसीविंग साइड पे क्या होगा कि हमारा वोल्टेज हम चाहे तो इसको 5 एम्पियर का 5 वोल्ट कर सकते हैं और करंट को हम 20 एम्पियर कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो वोल्टेज था 20, वो क्या हो गया कम, मतलब ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे क्या कर रहा है, वोल्टेज को कम कर रहा है और करंट को यहाँ पे बढ़ा दे रहा है। तो हम हमेशा ट्रांसफॉर्मर में जो भी बात करते हैं वोल्टेज को बढ़ाना, स्टेप अप स्टेप डाउन, वो हमेशा वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करते हैं। दैट मीन्स हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है
वो पावर तो सेम रखता है, एक सर्किट से दूसरे की तरफ भेजेगा पावर, तो उसमें पावर सेम रहेगी, बट वो वोल्टेज को अप भी कर सकता है और वोल्टेज को डाउन भी कर सकता है। समझ में आई बात क्या बोला है मैंने? ठीक है, तो इस पॉइंट को भी एक बार लिख लीजिए। क्या बोला मैंने, देखना सभी लोग प्रॉपर तरीके से। मैंने आपसे बोला कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है वो क्या कर सकता है, वोल्टेज को स्टेप, वोल्टेज को क्या कर सकता है, ये स्टेप अप कर सकता है, और साथ में हम चाहें तो वोल्टेज को ये स्टेप डाउन भी कर सकते हैं, है ना? अगर स्टेप अप की बात करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वोल्टेज स्टेप अप का मतलब हुआ कि हमारा वोल्टेज, जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके बताता हूं मैं, कि मान लो मेरे पास जो पावर है, ठीक है, 2 मिनट को समझते हैं अपन इसको, कि मेरे पास जो एस इक्वल मतलब पावर जो मेरे पास है यहाँ पे, पावर मेरे पास जो है वो 100 वोल्ट एम्पियर, ठीक है, ऐसा मैंने मान लिया समझाने के लिए आप लोगों को, कि मेरे पास जो पावर है वो 100 वोल्ट एम्पियर। तो पहले कितनी पावर थी हमारे पास, जैसे मान लो V इक्वल्स टू कितना था हमारे पास, 5 वोल्ट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं V1, पहले कितना था V1 मतलब 5 वोल्ट, और हमारे पास I1 कितना था, क्योंकि पावर 100 है, आपको ही समझ में आता ना कि वोल्टेज इंटू करंट पावर होता है, तो अगर ये 5 है तो I1 तो 20 होगा कि नहीं होगा, बताओ सभी लोग, 20 एम्पियर होगा, है ना कि नहीं? बिल्कुल हाँ। तो अब बात करनी है मुझे कि आप मतलब क्या होगा वोल्टेज का, आप मतलब क्या करना है कि मेरे पास जो V2 है, सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कितना कर देता हूं मैं इसको, मान लो कहता हूँ 10, 5 10 हो गया ना। अब आप सब लोग बताओ मुझे I2 कितना होगा। अरे भाई मुझे क्या पता है कि पावर तो सेम रहेगी ना, हम पावर को कभी चेंज नहीं कर पा रहे हैं, पावर उतना ही रहेगा, पावर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ वोल्टेज अप एंड डाउन होता है, वोल्टेज और करंट अप डाउन होते हैं। तो अगर यहाँ पे वोल्टेज अप हुआ तो करंट क्या होगा, डाउन होगा। कैसे, यहाँ पे 10 है तो कितनी करंट होगी, 10 इंटू 10 100 होता है, तो करंट कितनी होगी, 10 एम्पियर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ स्टेप डाउन में कैसे होगा, तो वो भी देख लो। स्टेप डाउन में कैसे होगा, मान लो आपके पास यहाँ पे पावर कितनी है, इज योर 100 वोल्ट एम्पियर, ठीक है, तो इसको भी देख लो आप लोग प्रॉपर तरीके से। जैसे अगर मान लो V1 आपके पास कितना है, 20 वोल्ट, और करंट है आपके पास कितना, ऑब्वियसली बात है 5 एम्पियर होगा फिर, तो V2 कितना हो जाएगा, V2 हमारा यहाँ पे कम हो जाएगा, स्टेप डाउन की बात कर रहा हूँ ना, तो V2 कितना हो जाएगा आपका कम, मतलब मान लो कितना हो गया, 5 वोल्ट, तो आपका I2 कितना हो जाएगा, इट विल बी चेंज टू, आपका कितना हो जाएगा, 20 एम्पियर। आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत कॉमन सेंस की बातें मैं बता। अच्छा, तो हमने यहाँ पे ये पाया कि हमारे ट्रांसफॉर्मर में क्या पावर चेंज हो रही है क्या, इन अवर ट्रांसफॉर्मर ऑपरेशन, क्या हमारी पावर चेंज हो रही है, नहीं हो रही है। तो हम लोग यहाँ पे एक कंक्लूजन बना रहे हैं कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है वो एक कांस्टेंट पावर डिवाइस है। क्या है हमारे पास, ये कांस्टेंट पावर डिवाइस, पावर हमारे पास यहाँ पे चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। एक बात और समझनी है आपको कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर होता है, क्या वहां पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है क्या, नहीं हो रही, तो हम उसको बोल सकते हैं अपने ट्रांसफॉर्मर को कि वो हमारा कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस भी है, हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस एज वेल। और अगर मैं और थोड़ा सा बात करूं, तो हम ये जानते हैं कि हमारे ट्रांसफॉर्मर में, है ना, जो वोल्टेज है ना, जो हमारे पास वहां पे वोल्टेज है,
तो जो हम वोल्टेज प्रोवाइड करते थे, हमारे पास वोल्टेज हमने यहाँ पे दिया पावर 100 वोल्ट एम्पियर, तो 5 वोल्ट यहाँ पे, वो 5 वोल्ट से कितना में कन्वर्ट हुआ है, 10 वोल्ट में कन्वर्ट हुआ है। तो मतलब ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, ये भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, लेकिन इस बीच में जो यहाँ पे प्रोसेस हो रही है ना, वहां पे फ्लक्स होता है। क्या होता है? फ्लक्स। तो हमको ये भी समझना हो कि ट्रांसफार्मर के ऑपरेशन में वो फ्लक्स भी कांस्टेंट होता है। इस वजह से हम अपने ट्रांसफार्मर को कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस भी बोलते हैं। ठीक है ना? कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस भी बोलते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं, इस कोर्स में कुछ नया है। नया है कुछ, क्या नया है वो मैं आपको पहले आपको बता दूं। उसमें तो वोल्टेज आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन वो एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जहां मतलब उसका काम क्या है, आइसोलेशन पर्पज के लिए, है ना। उसका काम वोल्टेज को अप और डाउन करना नहीं है। ठीक है, उसका जो वर्क है वो वोल्टेज को अप डाउन करना नहीं है, उसका इंटायरली डिफरेंट वर्क। समझ गए? है ना। उसमें पावर तो आपका सेम रहता है, वोल्टेज प्राइमरी और सेकेंडरी का भी सेम रहता है। समझ गए कि नहीं समझे? अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मर के बारे में, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ट्रांसफॉर्मर में हमारे पास क्या होता है, एक कोर होगा और दो वाइंडिंग होती है। ट्रांसफॉर्मर बेसिकली क्या होते हैं, एक कोर और दो वाइंडिंग। किस प्रकार से देखना, इस प्रकार से हमारे ट्रांसफॉर्मर में एक क्या होगा, कोर, दिस इज अवर कोर, जो कि जनरली सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। वो हम लोग कंस्ट्रक्शन में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मर का कोर हो गया, और ये हमारी क्या हो गई यहाँ पे, वाइंडिंग्स हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे वाइंडिंग हो गई। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे ट्रांसफॉर्मर में क्या क्या होता है, कोर एंड वाइंडिंग। हमारे ट्रांसफॉर्मर में क्या क्या होगा, कोर एंड वाइंडिंग। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारे ट्रांसफॉर्मर में होती हैं, कोर, और जो दूसरा पार्ट हम बोलेंगे वो क्या है हमारे पास, दैट इज वाइंडिंग। कितने कोर होते हैं, कोर तो एक ही होता है, लेकिन वाइंडिंग कितनी होती हैं, दो होती हैं। अब इन वाइंडिंग के नाम बताने पड़ेंगे फिर हमको, भाई इन वाइंडिंग के नाम क्या है। तो याद रखना हमेशा के लिए, है ना, जिस वाइंडिंग में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, है ना, दो वाइंडिंग है तो नंबर ऑफ टर्न्स, वाइंडिंग कैसे बनती है, नंबर ऑफ टर्न्स से। तो जिस भी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे उसको हम बोलते हैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे उसको हम बोलते हैं लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो इनकी वाइंडिंग जो हमारे पास, उनके नाम भी आपको पता चल गए, एक होती है हाई वोल्टेज वाइंडिंग, एक होती है लो वोल्टेज वाइंडिंग। हाई वोल्टेज वाइंडिंग किसको बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स हमारे क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, है ना, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, आपका हाई वोल्टेज वाइंडिंग। और लो वोल्टेज वाइंडिंग किसको बोलेंगे, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो, कम। समझ में आई बात? इसमें क्या होगा, मोर नंबर ऑफ टर्न्स, और इसमें क्या होगा, लेस नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, आज हमारी मतलब पहली क्लास है, तो ज्यादा डिस्कस, ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, आराम आराम से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो ये हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग के बारे में हो गया।
लेकिन आप लोग बोलोगे सर हमने कुछ और सुना है। क्या सुना है? हमने ये सुना कि हमारे ट्रांसफॉर्मर में दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आप तो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज बता रहे हो, तो आप इसको ऐसे समझो कि हमारा जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है और लो वोल्टेज वाइंडिंग है, हमारे ट्रांसफॉर्मर में एक साइड सोर्स होगा, एक साइड लोड होगा। तो जो भी पार्ट सोर्स से कनेक्ट होगा, जो हमारा हाई वोल्टेज लो वोल्टेज है, हम हाई वोल्टेज को भी सोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं और लो वोल्टेज को भी सोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। हम चाहें तो लोड को भी हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर सकते हैं, और हम चाहें तो अपने लोड को लो वोल्टेज वाइंडिंग से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो बस हमको ये ध्यान देना है कि अगर हमारा सोर्स हाई वोल्टेज वाइंडिंग से कनेक्टेड है, तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग हमारी क्या बन जाएगी? प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है। और अगर हमारा लोड लो वोल्टेज वाइंडिंग से कनेक्टेड है, तो आपने लो वोल्टेज वाइंडिंग को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वाइंडिंग। दैट मींस हम यहां से बता सकते हैं कि हमारे ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग किसको बोलेंगे वो फिक्स नहीं है। वो डिपेंड करता है कि हमारा सोर्स कहां पे है और लोड कहां पे है। बट इतना कंफर्म है, जिस भी वाइंडिंग से हमारा सोर्स कनेक्ट होता है वो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है, और और जिस भी वाइंडिंग से हमारा लोड कनेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं आपका सेकेंडरी वाइंडिंग। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ऐसा एग्जांपल के लिए मानता हूं कि अगर मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि मेरे पास जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, यहाँ पे लेता हूं मैं इफ हाई वोल्टेज वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द सोर्स, तो आप बता सकते हो फिर हमारे पास कौन सी वाइंडिंग क्या होगी? बिल्कुल बता सकते हैं, हमारी हाई वोल्टेज वाइंडिंग का नाम हो जाएगा यहाँ पे क्या? प्राइमरी वाइंडिंग। और लो वोल्टेज वाइंडिंग हमारी हो जाएगी फिर वहां पे सेकेंडरी वाइंडिंग, क्योंकि वहां पे लोड कनेक्ट होगा। ठीक है। ओके। एक चीज आपको और ध्यान देना है कि हमारे ट्रांसफॉर्मर में एक चीज आपको समझने से, आपका ये कोर था, है ना? मैंने बताया था आपको कि ये मेरे पास यहाँ पे क्या कोर, और ये मेरे हमारे पास हाई वोल्टेज वाइंडिंग थी, ये आपकी लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो हमारे कोर में दो वाइंडिंग है, हमारे कोर पे दो वाइंडिंग प्रेजेंट है, एक हाई वोल्टेज लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो आपको ध्यान देना है कि इनके बीच में हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग, ये दो वाइंडिंग है, इनके बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। दे आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। हमको इस बात का ध्यान देना है कि हमारी दो वाइंडिंग जो हैं वो दोनों वाइंडिंग आपस में इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होती हैं, कोई भी वायर से वो कनेक्ट नहीं होती हैं। बट हमको इस बात का ध्यान देना है कि वो मैग्नेटिक कपल्ड, वो जुड़े हुए किससे? कोर के साथ। बट वो हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है दैट इज योर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड बट मैग्नेटिकली दे आर कनेक्टेड, और उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिकली कपल्ड। ठीक है। तो ये बात भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। क्या बोला है मैंने? ट्रांसफॉर्मर इज, जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है वो क्या है? इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। बट मैग्नेटिकली कपल्ड, ये बात भी आपको समझनी होगी। बट मैग्नेटिकली कपल्ड। ओके। अच्छा, एक बात और है ट्रांसफॉर्मर के बारे में, कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है ना, वो हमारा किस ऑपरेशन पे काम हो करता है ना? तो ये बात आगे चल के आपको पता चलेगी
कि हमारा ट्रांसफॉर्मर में कहीं ना कहीं लेंज लॉ का यूज देखने को मिलता है ना। आगे देख के हम ये चल के पढ़ेंगे कि हमारे ट्रांसफॉर्मर में कहीं ना कहीं लेंज का इफेक्ट आएगा, लेंज लॉ का यूज होगा, है ना। और वो जो लेंज है ना, उसमें आगे जब हम पढ़ेंगे ये चीज कि उसमें एक माइनस साइन आता है। क्या आता है? माइनस साइन। तो वो इंडिकेट करता है कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है वो एक कंट्रोल सिस्टम पे काम कर रहा है। ठीक है, और किस प्रकार का कंट्रोल सिस्टम है ये? दैट इज द नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है, अभी हमारी 9 बजे फिर से क्लास है कंट्रोल सिस्टम की, तो उसमें भी मैं आपको चीज बताऊंगा कि हमारा ट्रांसफॉर्मर एक निगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है। और क्यों है उसका एक्सप्रेशन वहां पे मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा। अभी के लिए यहाँ पे आप बस इतना समझ जाइए कि ट्रांसफॉर्मर हमारा एक किसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो कौन सा प्रिंसिपल है? लेंज प्रिंसिपल है, आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। और उस लेंज में एक माइनस साइन आता है, और माइनस साइन क्या होता है? निगेटिव फीडबैक को रिप्रेजेंट कर। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है वो क्या है? एक निगेटिव फीडबैक डिवाइस है। निगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। ओके, फाइन। अच्छा, एक बात और देखना, है ना, कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है ना, उसी के बारे में बात करें कि जैसे 2 मिनट के लिए आप इसको एज्यूम कर लीजिए ना, ज्यादा बेटर होगा। जैसे मान लो आपके पास ये ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, ये आपके पास ट्रांसफॉर्मर है, और यहाँ पे आपके पास एक वाइंडिंग होगी, इधर एक वाइंडिंग है और इधर एक वाइंडिंग। वाइंडिंग नहीं बना रहा हूँ क्योंकि बनाने में टाइम लग जाता है, तो मैं ऐसे जल्दी जल्दी बना देता हूँ, आप समझ जाना, ये वाइंडिंग है। ठीक है, ये वाइंडिंग है। तो होता क्या है कि जैसे हमने यहाँ पे कुछ वोल्टेज अप्लाई किया, V1, कुछ करंट फ्लो होगी I1, फिर आपके पास यहाँ पे आता है V2, और यहाँ पे आपके पास करंट आती है I2, यहाँ पे आता है करंट I1। तो ये जो चीज है V1 I1 एक ऐसी क्वांटिटी है, दैट इज योर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, हाँ या ना? बिल्कुल सी बात है, दैट इज योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ई लिख दिया मैंने, ई मतलब क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यहाँ पे V2 और E2 I2 क्या है? ये भी हमारे पास क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, हाँ या ना? तो अगर हम बात करें कि हमारे ट्रांसफॉर्मर के लिए इनपुट भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और आउटपुट भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो क्या ये बोल सकते हैं कि ये एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है? नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते भाई। हमारे जनरेटर में क्या होता है? इधर इधर मैकेनिकल तो इधर इलेक्ट्रिकल। मोटर में क्या होता है? इधर इलेक्ट्रिकल तो इधर मैकेनिकल। दैट मीन्स हम वहां पे बोल सकते हैं कि वो एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन इधर हम क्या बोल सकते हैं? ये एनर्जी कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। इधर भी इलेक्ट्रिकल है, इधर भी इलेक्ट्रिकल, दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मर इज नॉट अ एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है क्या? नहीं कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, दिस इज नॉट अ एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। बट अगर हम थोड़ा ध्यान समझे इसकी वर्किंग के बारे में, तो हमको पता है कि इधर में क्या दिया है? V1 I1, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। और इसके कोर में, क्योंकि यहाँ पे ये वाइंडिंग ये तो कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे एक फ्लक्स आता है। क्या आता है? यहाँ पे एक बीच में फ्लक्स। और वो फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? फ्लक्स आपकी एक मैग्नेटिक एनर्जी है। कैसी एनर्जी है? दैट इज योर ME मतलब क्या? मैग्नेटिक एनर्जी। व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इट इज? इट इज अ मैग्नेटिक एनर्जी। तो भाई हम क्या बोल सकते हैं कि होता क्या है हमारे ट्रांसफॉर्मर में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल, सॉरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है मैग्नेटिक एनर्जी में, और फिर वही मैग्नेटिक एनर्जी फिर से कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो हमको क्या समझ में आया? हमको ये समझ में आया कि अगर हम ट्रांसफॉर्मर के इनपुट और आउटपुट बस को देखें, तो हमारा ट्रांसफॉर्मर एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस नहीं है। बट अगर हम ट्रांसफॉर्मर के इंटरनल प्रोसीजर को देखें, तो हम ये बता सकते हैं कि हमारा ट्रांसफॉर्मर एक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, इफ वी टॉक अबाउट internal process. But if we consider transformer as a whole, we can say transformer is not a energy conversion device because input and output both are electrical energy. समझ में आई बात?
तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, दो चीजें बोलनी है हमको, है ना, कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मर, या फिर बोलेंगे ट्रांसफॉर्मर एज अ होल is not an energy conversion device. समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अच्छा एक बात समझना, जैसे आपने अल्टरनेटर पढ़ा होगा या जाना होगा, अभी तो नहीं पढ़ाया मैंने आपको यहाँ पे, ठीक है, इस बैच में नहीं पढ़ाया, पिछले बैच में कंप्लीट कर चुका हूँ। तो वहां पे हमने देखा कि ट्रांस जो हमारा अल्टरनेटर था वो डबली एक्साइटेड था। हमको उसमें फील्ड को अलग से सप्लाई देनी है, डी सप्लाई, और हमको उसमें मोशन भी कराना है प्राइम मूवर के थ्रू, मतलब डबल एक्साइटेशन हो गया। लेकिन हमारे ट्रांसफॉर्मर में कितने एक्साइटेशन की रिक्वायरमेंट है? सिर्फ प्राइमरी। एक लगाओ हमको क्या, सोर्स, हमारा काम करना शुरू हो जाएगा। हमको इसमें दो एक्साइटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये बात भी आपको बड़े अच्छे से समझनी होगी कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है वो एक सिंगली एक्साइटेड डिवाइस है, दैट इज नॉट अ डबली एक्साइटेड लाइक योर अल्टरनेटर। हमारा अल्टरनेटर डबली एक्साइटेड है, हमारा ट्रांसफॉर्मर सिंगली एक्साइटेड है, हमारा जो इंडक्शन मोटर है वो भी सिंगली एक्साइटेड है। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? तो लिख लो इसको। ट्रांसफॉर्मर इज अ सिंगली एक्साइटेड डिवाइस। ठीक है ना? क्यों ऐसा हम बोलते हैं? बिकॉज वन सोर्स इज इनफ फॉर देयर वर्किंग, है ना? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो ना, जरूरी है भाई, बिकॉज वन सोर्स इज सफिशियंट, ऐसा लिख लो। because one source is sufficient for their working. Sufficient for their वर्किंग। ये मैंने आपको एक बिल्कुल ट्रांसफॉर्मर का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, जिससे आपको ये पता चलता है कि ट्रांसफॉर्मर हमारा होता क्या है। ठीक है ना? कोई भी ऐसी हवाई बातें नहीं करी हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके चला हूं मैं, और मेरी कोशिश भी है कि बिल्कुल आराम आराम से पढ़ाऊं। ठीक है? और इन 10 दिनों में आपको दो सब्जेक्ट में एक ऐसा मास्टर बना दूं कि आपको एक फील आए कि हाँ यार ट्रांसफॉर्मर तो मुझसे बनता है, मुझसे कंट्रोल सिस्टम बनता है, कॉन्सेप्ट भी बनते हैं और उसके क्वेश्चंस भी बनते हैं। इस सेशन में मैं एक चीज और करूंगा, वो क्या करूंगा कि हर 2-3 दिन के बीच में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक गूगल मीट के थ्रू कनेक्ट करेंगे और एक सेशन लगाएंगे। कैसा? क्विज टाइप का। जैसे कि किसी भी दो पर्सन को मैं सेलेक्ट कर लूंगा, है ना? जैसे मान लो मैंने सिद्धार्थ को सिलेक्ट कर लिया और शिवम को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? और उन दोनों के बीच में अपन एक क्विज रखेंगे और पूरी क्लास उसको देखेंगे। ठीक है? तो ऐसा भी हमारा एक प्लान है, जिससे क्लास थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनी रहे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनी रहे, है ना? क्विज फॉर्म में हम वहां पर डिस्कस कर लेंगे। चलेगा? चलो, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। पहली क्लास थी, इसके आगे का जो भी पार्ट होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। और अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको बताइएगा कि अभी हमारा लेक्चर नंबर 1 चल रहा है, अभी लेक्चर नंबर 10 तक मैं एडमिशन अलाउ करूंगा। लेक्चर नंबर 10 हमारे जैसे हो जाएंगे, आपके इस बैच में, संकल्प बैच में, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा कोई भी नया एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि इससे बहुत डिस्टर्बेंस होता है। होता क्या है कि आपका किसी कोई स्टूडेंट है, इसने ट्रांसफॉर्मर में इनरोलमेंट नहीं लिया, अब वो अल्टरनेटर में ले रहा है, अब बोलता है सर ट्रांसफॉर्मर पढ़ाओ, तो अगर मैं उसे ट्रांसफॉर्मर में पढ़ाने जाता हूँ तो मेरा आपका डिस्टर्ब होता है ना? तो वो आपको भी अफेक्ट करेगा।
इसलिए मैंने इस बार पहले से प्लानिंग करके रखी है कि हम लोग इसमें मिड सेशन में इनरोलमेंट नहीं लेंगे, जब तक कि हमारा अभी ट्रांसफॉर्मर का ये लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 10 तक वी आर टेकिंग एक्सेप्टेंस ऑफ इनरोलमेंट। अभी तक इनरोलमेंट के लिए हम लोग अलाउ कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 10 जैसे ट्रांसफॉर्मर का हुआ, पूरे संकल्प बैच में जितने भी आप लोग स्टूडेंट्स हो, सिर्फ अभी आप लोग को ही पढ़ाया जाएगा, कोई भी नया स्टूडेंट बीच में नहीं है। ठीक है, और आपको भी सीरियसली पढ़ना है। ठीक है, चलिए, गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।